लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसके लिए बीजेपी ने कमर भी कस ली है। 1 महीने तक चलने वाली विजय संकल्प बाइक रैली का आज बीजेपी ने आगाज भी कर दिया। दिग्गज नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में कमान संभाली। इधर बीजेपी विधायक ने भी जैसे बदजुबानी का संकल्प ले लिया और ग्रामीणों को दनादन धो डाला। सवाल सड़क का था, लेकिन विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ कब संकल्प लिया जाएगा और क्या ऐसे विधायक अपने शीर्ष नेताओं की मेहनत पर जुबानी पलीता नहीं लगा रहे हैं। जोश है, जुनून है, संकल्प है, लेकिन कुछ नेताओं में ज्ञान अल्प है। किताब के पन्ने एक एक कर पलटेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कैसे बीजेपी का शीर्ष मिशन 2019 में लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है, जीत का जज्बा भर रहा है। कार्यकर्ता भी कस्में खा रहे हैं मिशन को आगे बढ़ाने की, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की। 1 महीने तक चलने वाली इस विजय संकल्प रैली की बागडोर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने संभाली और मिशन का आगाज किया। क्या यूपी, क्या उत्तराखंड, दोनों प्रदेशों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मोतिहारी में कमान संभाली और पाकिस्तान, चीन सबको धो डाला। एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल की पाकिस्तान के साथ घटित घटनाओं में जिस प्रकार के लौह पुरुष का परिचय एक बार पुनः देकर के साबित किया है कि भारत के पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति का, मजबूत इरादों का और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो एक कार्य करके दिखाया, प्रधानमंत्री इससे पहले भी हुआ करते थे। किताब का पन्ना पलटते हैं और बात करते हैं बरेली के फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी की। माननीय ने भी सबको धो डाला है, वो भी अपनी बदजुबानी से। विधायक महोदय से सवाल पूछना मना है। विकास के सवाल पूछेंगे तो फिर पछताएंगे। विकास का तो पता नहीं, लेकिन विधायक के गुस्से के शिकार जरूर हो जाएंगे। घटना नवादा गांव की है, जहां विधायक श्याम बिहारी सरकार के कामों को गिना रहे थे। तभी गांव के ही एक युवक ने सड़क को लेकर सवाल कर दिया। फिर क्या था, विधायक जी की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। विधायक जमीन पर थे जरूर, लेकिन गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से का गुबार जब फूट रहा था तो कुछ शब्द ऐसे भी निकले जिसे हम सुना नहीं सकते। इसलिए बोल रहे हैं वोट दिया है आपको। नहीं, वोट दिया है तो हम तुम्हारी बात को, ये सड़क क्या उन्होंने यही हालात हो। अच्छा ये बताओ, अगर यही हालात हो अगली बार आप यहाँ से तुम्हें जो उखाड़ मिले तुम उखाड़ लेना। समझ उखाड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सुन लो बात। इस गांव में जो सड़क बनी है तुमने बनाई है? पंडित जी ने अपने घर से बनवाई? नहीं, पंडित जी ने अपने घर से नहीं बनवाई, कहीं से भी आए। ये बताओ, पंडित जी ने किसी बनिया से लाके सड़क बनवाई? अरे चुप कर। ये कौन लड़का है? कोई नहीं। पंडित जी ने अपने घर से बनवा दी सड़क लाके। ये सड़क जो है वो सरकार पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई है और चिट्ठियां मैंने लिखी सारी। नहीं, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे गांव में क्या चीज हो जाए बताओ? तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है? तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है? नहीं, बिजली तो आ रही है, सड़क नहीं थी। फिर लगे यहाँ पे। जीत की इबारत लिखने में जुबान का बहुत बड़ा रोल होता है। यही जुबान जीत भी दिलाती है और हार भी। एक तरफ बीजेपी संकल्प रैली के जरिए विजय का हार फिर से पहनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के विधायक ही जुबानी पलीता लगाकर क्या साबित करने में जुटे हैं। बड़ा सवाल बरकरार है कि आखिर ऐसे कैसे पूरा होगा मिशन 2019। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्थितियां कैसी हैं, ये सवाल है। एक और घटना जिसका जिक्र करना चर्चा से पहले जरूरी है, इटावा में भी घटी। एक बीजेपी के नेता पहुंचे और
अस्पताल में डॉक्टर चालू हो गए। इन सब के बीच डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को आप जान लीजिए, ये कौन है, जरा इन्हें आप समझ लीजिए। विधायक श्याम बिहारी ने डॉक्टरेट भी की है, यानी कि डॉक्टरेट हैं श्याम बिहारी लाल, और अपने शब्दों पर संयम नहीं बरत पा रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। मनोज काका जी इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एमएच खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएसपी की तरफ से। खान साहब, आपका भी बहुत स्वागत। एसएम अशरफ साहब पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत अशरफ साहब आपका भी। और रंजीत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत रंजीत जी आपका भी। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, और सवाल यही है कि आप बहुत भव्य तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों का सिलसिला यह है कि अलग अलग शहरों में आपके कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार संकल्प विजय का है, लेकिन आपके नेता, आपके विधायक उन चीजों को समझ नहीं पा रहे जो पार्टी का प्रोस्पेक्टिव है, या आप लोग जो अनुशासन की बातें करते रहते हैं। क्या आखिर वजह है कि जनता से इस तरीके से रूबरू हो रहे हैं आपके विधायक? डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, पुलिस पहुंच रही तो कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, पूरी घटनाक्रम की जानकारी तो मुझे नहीं है तथ्यात्मक रूप से क्या हुआ था, लेकिन कुछ भी हो, सामाजिक जीवन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो जनप्रतिनिधि हो, वो पार्टी में काम करने वाला नेता हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, किसी को भी ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। और डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने अगर ऐसा, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर उस तरह का उनका व्यवहार है तो निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसा वो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो या किसी अन्य दल का, अगर वो इस तरह का व्यवहार करता है जो इसका आचरण निंदनीय है, तो वो निश्चित रूप से उसकी निंदा की जाएगी। जी, सवाल यही है कि सिर्फ निंदा भर से काम चलेगा क्या? मनोज काका साहब, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब आपके कार्यकर्ता करते हैं तब सिर्फ निंदा करती है क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी, या इसके आगे की कहानी भी कुछ है? देखिए, एक हिंदी में एक कहावत है कि जस दूल्हा तस बने बराती, गांव में एक कहावत है। तो इनके जो पार्टी के जो नेतृत्व करता हैं और इनकी जो अग्रणी पंक्ति के जो नेतृत्व है इनका, जैसे अमित जी हैं, मोदी जी हैं, और राधे मोहन सिंह जी हैं, गिरिराज सिंह हैं, ये सारे लोग, इनके बिगड़े बोल कोई नए नहीं हैं, इनकी परंपरा में है। अमित शाह जी कहते हैं कि कुत्ते आम आदमी को और दूसरे लोगों को वो कुत्ता समझते हैं, कहते हैं कुत्ते कभी कभी गाड़ी के नीचे आ जाया करते हैं। और मोदी जी, अभी आप अगर 2-3 दिन पहले की आपको मैं बात बताना चाहूंगा, अभी 2-3 दिन पहले किसान सम्मान निधि का जो कार्यक्रम मोदी जी कर रहे थे गोरखपुर में, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के लफ्ज का और लहजे का प्रयोग करे कि अरे जो हमारे विरोधी हैं उसके चेले चपेटे, ये किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा कभी शोभा देती है कि वो दूसरे दलों को राजनीति में, लोकतंत्र में विरोधी भी कहीं ना कहीं सरकार को सही रास्ते पे ले जाने का एक माध्यम होता है, सरकार को वो दिखाता है कि ये रास्ते पे चलिए। वो इनके यही बोल हैं। इनके गिरिराज सिंह जी हैं बिहार के, मैं उनकी बात बता दूं, जब वो अररिया सीट से हार जाते हैं तब वो ये बयान देते हैं कि ये यहां पर तो अब आतंकवाद फैलेगा। जहां पर ये जीतते हैं, जहां इनकी सत्ता लोलुपता की प्रशंसा की जाती है, वो चीजें तो इनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कहीं भी अपनी आलोचना, अपनी बुराई सुनना नहीं चाहते। और एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बात कही थी कि जो लोग भी अपनी आलोचना और बुराई नहीं सुनना चाहें, उन्हें लोकतंत्र में तो रहने का हक ही नहीं है। यहां तक कि सुन लीजिए हरीश जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, यहां तक कि कबीर ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन तेल निर्मल करो शुभा। तो ये तो सुनना ही नहीं चाहते। अब ये जितनी अराजकता की बातें और अराजक भरी बातें,
जिससे देश में भाईचारा न बढ़े बल्कि वैमनस्यता बढ़े। यही इसी तरह के बयान बीजेपी के लोग देते हैं और इसी तरह के बयानों के लिए, इसी तरह के वक्तव्यों के लिए ये जाने जाते हैं। जब इनका मुख्यमंत्री योगी, जो उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जब वहां का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 19 मुकदमे हों, वो इस तरह का बयान देता हो कि ठोक देंगे, तो सोचिए कि उसके कार्यकर्ता और उसके विधायक भी तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे, जैसा आप कह रहे थे। तो उसकी भी निंदा मैं समझता हूं कि हरीश भाई करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोक देंगे जी। तो जिस तरह का नेतृत्व है उनका, उसी तरह के इनके कार्यकर्ता अनुसरण कर रहे हैं। रंजीत साहब, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं, फिर बीएसपी भी हमारे साथ, पीएसपीएल भी है, हरीश श्रीवास्तव जी भी है जिनसे हमें जवाब लेने हैं। जी बिल्कुल। रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये राजनीति में इस तरह की गिरावट नहीं है? तो जरा मनोज जी को मैं, ठीक है, मनोज जी की बात का मैं जवाब दे दूं, अगर 1 मिनट का। जी बोल दीजिए हरीश जी। देखिए, मनोज जी जो बात कह रहे थे, तो अच्छा, उनको अपनी पार्टी में भी जरा झांक लेना चाहिए कि आजम साहब क्या बोलते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी क्या बोल जाते हैं। तो जरा आज आप पर है, आप पर बहस आर्काइव में सबका है हरीश भाई, बहुत आसान है। आर्काइव में आज जमाना आर्काइव का है, आप सबकी देख लीजिए। मैंने तो प्रारंभ में ही कहा, मैंने तो प्रारंभ में ही कहा कि जो लोग भी पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं उनको एक एक शब्द बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं, हमारी पार्टी एक्शन भी लेती है उनके खिलाफ। लेकिन जरा आप भी अपने यहाँ झांक लीजिए, कैसे कैसे वचन आजम खान साहब के रहते हैं और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी क्या क्या बोलते रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए जब शीशे का घर हो तो ये नहीं कि दूसरी तरफ जाके अपने भी घर में जरा झांक लीजिए, अपना भी आईना जरा देख लीजिए। अराजकता दूसरे को अराजक कहने वाले, जिनकी यूएसपी की पूरे प्रदेश को अराजकता में रोकने का, वो दूसरे को इस तरह का बोले, वो शोभा नहीं देता है। जब पूरा देश में नौजवानों ने, आर्मी के लोगों ने और अभिनंदन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके जो संरक्षक हैं वो क्या बात करते हैं, मैं तो उसकी बात करता हूँ। एमपी और सांसद और विधायक की बात तो छोड़ दीजिए, सांसद बयान जो आपके आर्मी में तो लोग मरने के लिए जो आपके कि आप इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं हरीश भाई? लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, तरह तरह की जो बातें करते हैं, तो पहले जरा उसको भी आईने में देख लीजिए। याद है कि नहीं, खट्टर ने क्या कहा, आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा? खट्टर जी ने यह कहा कि लड़कियां तब शिकायत करती हैं जब उनकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ती। हमारे मुख्यमंत्री ने अगर अपराधियों को सबसे ज्यादा, अपराधियों को रोकने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अपराधियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, 1 to 1 बाद में हो जाइएगा। अपराधियों का संरक्षण हरीश जी और मनोज काका साहब और भी मेहमान है, हमें जरा उनको भी मौका देना है, हो सकती है। फिर मैं दोबारा लौटूंगा आप दोनों के पास। रंजीत साहब, क्या ये सत्ता की स्थायी दिक्कत है? देख लीजिए, क्या ये सत्ता की स्थायी दिक्कत है रंजीत जी, कि हो ही जाती है समस्या, आप सत्ता में आए तो यही समाजवादी पार्टी को कोसते हुए, यही समाजवादी पार्टी से ये कहते हुए कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो फिर गुरूर इनके सिर पर भी चढ़ता है। या स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लिए जाने की जरूरत है? पहली बात, निंदा करने से जरूरी है कि आप पहले एक्शन ले लीजिए, बाद में निंदा करते रहिए। सही है। अगर आप जो वीडियो आप चला रहे हैं, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, अगर आप उस वीडियो को जूम इन करेंगे तो देखिए उनके ठीक सर के ऊपर लिखा हुआ है, क्रोध मानव का शत्रु है। ये सूक्ति लिखी हुई है। विधायक जी वही पढ़ लेते तो शायद उनके वचन जो है वो दूसरे किस्म के होते, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने पढ़ा नहीं। और ये भी एक बड़ी विडंबना की स्थिति है कि आज की तारीख में, हालांकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो पढ़ते लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन अधिसंख्य ऐसे हैं जो लिखते पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी जो बात आपने कही, देखिए सत्ता का नशा जो है वो सर चढ़कर बोलता है, तो इस मामले में भी सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इसमें एक पहलू जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, मैं आदरणीय हरीश जी ने कहा कि इसकी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर भी विचार करेगा कि उनसे ये पूछा जाए कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने आम जनता से ऐसी बातें क्यों कही। लेकिन दिक्कत ये है कि आप हर दौर में देखेंगे कि जो भी सत्ता से जुड़ा होता है वो इस तरीके की बातें करने लगता है।
वो हम पिछले 2-2.5 दशक से तो यही देख रहे हैं कि जब भी जो सत्ता में आता है उसके बोल बिगड़ जाते हैं और उसको लगता है कि वो राजा हो गया है और बाकी नीचे जो है वो जनता जो है उसकी प्रजा है। आज आप इन विधायक जी का जो श्याम बिहारी जी जो बातें कह रहे हैं वो भी एक राजा और प्रजा जैसी मानसिकता की बातचीत है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को निश्चित रूप से सोचना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी तब ये लोगों को अपेक्षा थी और ये कहा भी था पार्टी ने कि ये बदलाव वाली सरकार होगी, ये एक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर इस तरीके के विधायक पार्टी का जो मूल सिद्धांत था उसको पलीता लगाएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि से ही तो अपेक्षा रखेगा इलाके का आदमी, वो तो पूछेगा ही सड़क के बारे में, वो पूछेगा बिजली के बारे में। तो अगर ऐसा ही होने लगे कि जनप्रतिनिधि विधायक सांसद गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब तो बहुत दुर्भाग्य की स्थिति। ये किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ये राजनीति में जिस सुचिता की बात हम लोग करते हैं उस सुचिता का अगर ये हश्र होगा तो आम जनता किसके पास जाएगी भाई अपनी बात कहने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर विचार करेगा और उनसे कारण बताओ तो जरूर पूछना चाहिए ताकि ये एक मिसाल बने, क्योंकि चुनाव का टाइम आ रहा है और जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। तो विधायकों पर रास रखना भी एमएच खान साहब काम है। संकल्प रैली चुनाव जब सिर पर है, जब एक तरफ बाइक से रैलियां निकल रही हैं, विधायकों पर भी कंट्रोल रहना। तब अगर ये स्थिति है, इसके साथ साथ सैफई की भी मैं घटना जोड़ना चाहता हूं इसमें। सैफई में मारपीट हो गई डॉक्टर के साथ और जब पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस वालों के साथ भी हो गई। ये स्थितियां अगर बनेंगी तो आपको लगता है कि जो मोदी जी सोच रहे हैं उसके दूसरी तरफ भी चुनाव जा सकता है? ये मुझसे सवाल किया आपने? जी मुझसे सवाल किया आपने? जी ये सवाल किससे किया आपने? खान साहब आपसे ही किया है। पूछ रहे हैं। देखिए शर्मा जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज तो पहले स्पष्ट हो गया कि जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव बिजली पहुंच गई, गांव-गांव सड़क बन गए, गांव-गांव नल लग गए, ये बात झूठी साबित हो रही है। क्योंकि आम जनता पूछ रही है और विधायक जी गाली बक रहे हैं और ऐसी भद्दी गाली बक रहे हैं जो आम आदमी के बीच में नहीं कही जा सकती है। तो ये तो साबित हो गया कि ये विकास के नाम पर आए थे और विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि निंदा। हेलो जी सुन रहे हैं आपको? आवाज कट गई। अब ये भी खेल होने लगा। खान साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हाँ, ये दूसरी बात ये है कि हरीश जी ने अभी कहा कि ये इसकी निंदा करता हूं। पार्टी निंदा करती है। निंदा करने से काम चलेगा क्या? निंदा क्या होता है? निंदा तो वहां की जनता ने कर दिया। आपने उस पार्टी एमएलए के ऊपर एक्शन क्या लिया ये सामने आना चाहिए। देखिए उन्नाव जिला है बगल में, उस जिले का मैं भी रहने वाला हूं। उस जिले से एक विधायक थे सेंगर साहब के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है और बलात्कार का आरोप लगने के बाद भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई। उसके बाद भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। तीसरी बात सुनिए, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस वक्त आजमगढ़ के एक एमपी थे यादव जी, उनका कुछ मसला था जमीनों पर कब्जा करने का। वहां का जिला प्रशासन संज्ञान में ले लिया था, लेकिन डर रहा था कि कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे इनको छेड़ा जाए। बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में अपने आवास पे बुलाया कि आपसे बात करनी है और बुलाने के बाद बात नहीं किया, एसएसपी को टेलीफोन किया और यादव जी को गिरफ्तार करा दिया। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, जिसको कहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के वक्त में मेंटेन था। आपने एक्शन क्या लिया आज तक? अभी तक ये कह रहे हैं इतनी गंदी बातें कर रहे हैं जनता से। आप अशरफ साहब अब सवाल आपसे भी है कि आप जनता से कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने सैफई और इटावा के मेडिकल कॉलेज में इतनी गुंडागर्दी करने पे भी उतारू हो जाते हैं। एक तरफ विधायक जी हैं, दूसरी तरफ व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक बताए जाते हैं। वो पुलिस पर भी हाथ उठाते हैं, डॉक्टर्स पर भी हाथ उठाते हैं और कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं होता। अशरफ साहब आवाज आपकी हमेशा कट जा रही है, ये दिखवा लीजिए जरा। अशरफ जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है कि कोई तकनीकी दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे कि सबसे कनेक्ट करें। अशरफ साहब का रिस्पांस भी बहुत जरूरी है क्योंकि मसला अगर इटावा और सैफई से जुड़ा हुआ हो तो पीएसपीएल की जो
राय है वो भी बहुत जरूरी हो जाती है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, तब तक तकनीकी दिक्कतें भी संभवतः दूर हो जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर बर्ताव इस तरह का रहा बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, तो बड़े नेता जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो जमीन पर उतार पाएंगे? संकल्प से क्या विजय का फीता कटेगा अगर विधायक और कार्यकर्ता इस संकल्प को पलीता लगाने की तैयारी कर रहे हों? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएम अशरफ साहब पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। मैं ब्रेक से पहले सर आपसे यह सवाल करना चाहता था कि इटावा और सैफई में अगर डॉक्टर्स से मारपीट हो रही हो और इसके साथ साथ अगर दरोगा बचाने जा रहे हैं बंदूक की बट से उन पर भी हमला हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? ये आरोप तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लंबे वक्त तक झेले हैं और उसको माहौल बनाकर बीजेपी ने हमेशा प्रस्तुत करने की कोशिश की है जी। इस वक्त ये स्थितियां विपरीत क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, ये विपरीत नहीं है, सही मानों में इनका चेहरा जो है यही है। दो विधायक को चूंकि आपने कैमरे में कैद कर लिया, इसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये दो ही विधायक हैं। इतनी ज्यादा एरोगेंस इनके विधायकों में हो चुकी है कि अभी तक बीजेपी के यूएसपी ये थी कि वो अपोजिशन को या व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को गाली बकती थी। अब इसने क्या किया कि जनता को ही गाली बकना शुरू कर दिया। अगर इनसे कोई सवाल करो, क्योंकि इनका मानना है कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, सवाल करने का राइट नहीं है। अगर पब्लिक से कोई क्वेश्चन कर रहा है विधायक से अपने कि आपने ये काम किया, ये काम नहीं किया, और आप खास बात देखिए कि ये जनाब प्रोफेसर हैं, तो अगर एक पढ़ा लिखा आदमी उसका तरीका जनता के साथ बिहेव करने का ये है, तो आप खुद अंदाजा करिए। मेरे तो उसमें कमेंट की जरूरत ही नहीं पैदा होती। आप सोचिए कि किस तरफ जो है बीजेपी जो है जा रही है, और ये बीजेपी की खूबी है। इनके कुछ नेता जो है बोल देंगे, दूसरा ऊपर से आएगा कहेगा हम निंदा करते हैं। निंदा नहीं है, इन विधायक को इमीडिएटली आपको सैक करना चाहिए बगैर किसी क्वेश्चन के। ऐसे विधायक आपको काम पूरा लगा देंगे। अगर साथ में आप चुनाव करा दें तो यूपी की असेंबली जो है वो खत्म हो जाएगी, जो ये सरकार जो है चली जाएगी। चूंकि वजह क्या उसके पीछे है कि अब इनको ये लग गया है कि इस वक्त अब जो है हमारे पास वक्त पैसा कमाने के ऊपर इनका ध्यान चला गया, जनता के लोगों की फिक्र इनको खत्म हो गई है। तो ये इनके लिए बहुत ही, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है सुनने के बाद, क्योंकि आप उसको चला भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस अफसोस हो रहा है सुनने के बाद, क्योंकि आप उसको चला भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से इस तरह का बिहेव किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का करना मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। वो चाहे कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं से भी हो। और बीजेपी अगर अपने को पाक साफ दिखलाना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसको इमीडिएट एक्शन करे और सैक करने के बाद दिखलाए, एक मिसाल पेश करे, वरना सारी चीजें इनकी बेमानी है। हरीश श्रीवास्तव जी, सब कुछ बेमानी हो जाता है जब आप और कोई खास बात अगर आपसे व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक अपने गनर के साथ डॉक्टर से मारपीट कराते हैं, दरोगा से मारपीट कर लेते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। आपके विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप बाइक रैली निकालते रहिए, लोगों को भरोसा दिलाते रहिए कि हम आपके साथ हैं। इससे काम चलेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। निंदा कर दी ना श्रीवास्तव जी ने, इनकी खास बात है, निंदा कर दी। अभी मैंने एक डिबेट में मेरे साथ ये थे, मैंने कहा हरीश चंद्र द्विवेदी का वो बयान मैंने सुनाया था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये किसी को कुछ कहते हैं तो ये मान के चलते हैं कि शायद इनकी कही हुई बात जनता बहुत अप्रिशिएट कर रही है। इन्हें नहीं पता कि जनता में किस तरह की नाराजगी और गुस्सा है, और आपका ये रवैया आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये अभी भी इसकी जरूरत है कि इसकी सही तरीके से एनालिसिस करें आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो भी जिनका आचरण इस तरह का है, भारतीय जनता पार्टी उनको जब सैक करती है तो पूरी तरह से सैक करती है और पार्टी से बाहर भी कर देती है। क्या सैक करती है? आप तो लोगों को वापस लेते आते हैं, ऐसे लोगों को जो गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। नरेश अग्रवाल इसकी एक मिसाल है, जो आपका मानना है कि दूसरी पार्टी में जो आदमी कमियां करता है मेरे पास आएगा धुल जाएगा। श्रीवास्तव जी, इस बात को समझिए आप इसको आराम से नकारिया नहीं, चैनल पे वादा करिए कि हाँ इनको सैक करेंगे हम। आप अपनी बात कह चुके हैं, दूसरे के जवाब सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं सपा और प्रसपा सबको जानता हूँ, पूरा प्रदेश जानता है। नहीं, जानने को तो आप सभी को जानते हैं। किस तरह के लोग अपनी पार्टी के लोगों को जानना है कि नहीं? आज आपका यह मौका नहीं है, आज ये मौका नहीं है, आज ये मौका नहीं है। आज आप अपनी बात करिए। आज श्रीवास्तव जी आप अपनी बात करिए, आपको अपनी बात करनी है। नहीं, आप जो बड़े आराम से डिफेंड कर रहे हैं, ये डिफेंड आपका चलेगा नहीं। आज आपकी जरूरत है, आप अपनी बात करिए।
नहीं, बिल्कुल है। आप जैसे लोगों को मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करते आप कभी नहीं करते। सारे अनुशासनहीन लोगों को अपने साथ लेके आप आते हैं, आप कभी नहीं करते, आप कभी नहीं करते। यही परेशानी है। नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप लीजिए एक्शन, चलिए करिए वादा करिए, एक्शन ले रहे हैं आप, करिए। मैंने कहा कि आप वादा करिए, माफियाओं को साथ आप वादा करिए, चलने वाले लोग, अरे आप तो वादा करिए, शिक्षा न दे। चलिए, पूरा देश जो है वो खराब है, सबसे अच्छे आप हैं, आज आप वादा करिए कि मैं एक्शन ले रहा हूं। जो उनके आप बोलिए, अनुशासन आप वादा करिए, आप उनके खिलाफ एक्शन किसी सलाह की सलाह लेनी पड़ेगी आपको। नहीं, पब्लिक के अंदर जब आप रहेंगे तो आपको सलाह लेनी है। नेता को सलाह दीजिए। सलाह नहीं, मुझे तो आपको सलाह दीजिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? पब्लिक से आप मिसबिहेव करेंगे, नेता को सलाह दीजिए। आप जनता से मिसबिहेव करेंगे, आप जनता से मिसबिहेव करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं सीनियर होते हुए? आप मानिए कि अहमद खान साहब, और हम उसको साइड करेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल मेरा ये है, उसके खिलाफ एक्शन उसका नेतृत्व करेगा। नहीं, नेतृत्व आप एश्योर करिए, यहाँ पे एश्योर करिए। मैं श्रीवास्तव जी के पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन अहमद खान साहब, एक सवाल मेरा ये भी है, ये जो कह रहे हैं बार बार कि आप माफियाओं को साथ लेके चलते थे, पीएसपीएल बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे, क्या ये जमीनी हकीकत नहीं है कि अब आप जमीन पर उतर के देख लीजिए, जिनकी गाड़ी पर पहले समाजवादी पार्टी का झंडा होता था, अब वो बदल के सत्ता दल का फिर से हो गया है। वो नीला झंडा तब हुआ करता था जब बीएसपी की सरकार थी। क्या ऐसे लोगों की जरूरत हर पार्टी को पड़ती है और फिर ऐसे लोगों को साथ में मिला लेते हैं? नहीं, देखिए शर्मा जी, मैं आपसे पहले भी मैंने बताया कि हमारे पार्टी में अनुशासन प्रथम दृष्टि से देखा जाता है। सबसे पहले कि पार्टी हमारे नियम कायदा कानून के हिसाब से चलती है कि नहीं चलती है। अभी फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण दिया हमने आजमगढ़ का जी। दूसरा देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और कैसा है। आप देखिए कि पूरा देश जब शोक में डूबा हुआ था, जब 45 जवान हमारे शहीद हुए थे कश्मीर में, तो हमारे इसी उन्नाव जनपद में इनके साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, ट्रक पे शहीद की लाश रखी हुई है और ये मुस्कुरा रहे हैं, पूरा दांत बाहर निकाले हुए हैं और पब्लिक पर हाय हाय ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे वोट मांगने आया है, जैसे चुनाव हो रहा है। क्या कार्रवाई किया आपने? निंदा तक तो नहीं किया आपने। अरे आपके साथ तो पूरा वही जमात ही खड़ा है जो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो, उसके चेले चापट कैसे होंगे? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखें योगी आदित्यनाथ अब ये बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि एमएलए चुन के आए, उनमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, आदित्यनाथ को बना दिया गया जिसके पास 16 मुकदमे हैं। मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि उप मुख्यमंत्री किसी एमएलए को नहीं बनाया गया, एमपी को बना दिया गया। मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी एमएलए नहीं था। अरे साहब, जो जनतांत्रिक व्यवस्था है इस हिंदुस्तान की कि जो एमएलए चुन के आता है वही बनाता है अपना मुख्यमंत्री, इनके वहां तो डिक्टेटरशिप है। जिसको चाहा बैठा दिया, जिसको बोलना है बोला, नहीं बोलना है उसको बाहर करो निकाल के। ये है इनकी व्यवस्था। इनके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं है। चाहे गुंडागर्दी करो, चाहे मारकाट करो, चाहे बलात्कार करो, कोई मतलब नहीं है। बात कर रहे हो आप तो अपनी पार्टी में एक शब्द बोल भी नहीं सकते हो। आपको डिक्टेटरशिप मायावती की क्या है आपको बखूबी मालूम है? आज भी है डिक्टेटरशिप मायावती जी की क्या है आपको मालूम है? आप तो दूसरे डिक्टेटर को बताओ, अपने डिक्टेटर से सबक सीखिए। आप अपने डिक्टेटर को देखिए, आपकी डिक्टेटर कैसी है उसको खान साहब देखिए। दूसरे को ऊपर उंगली उठाने के पहले जरा अपने दामन में झांक लीजिए। कायम किया है खान साहब, आप सीनियर आदमी है, जरा अपने बसपा के दामन में झांकिए और देखिए कि पूरे देश में बसपा की में योगी जो सुप्रीमो उनसे कोई सवाल कर सकता है क्या? आपको बताते हैं कोई बगल में कुर्सी लगा के बैठ नहीं सकता। आप क्या बात करते हैं? का शब्द ये होना चाहिए। मैं खान साहब बता रहा हूँ कि आप तो अपनी डिक्टेटर को देखो कि बगल में कोई बैठ नहीं सकता है, हिमाकत नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आप दूसरे डिक्टेटर बता रहे हैं। अरे आप लोग गुलामी करिए, आप लोग गुलामी कर लीजिए अपने डिक्टेटर की, योगी जी दूसरे देश में घूमने के लिए
मोदी जी मस्त है पूरे दुनिया घूमने के लिए, और योगी जी सोचते हैं कि कोई हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश न बचे जहां हम जाके भाषण न दे सके। ये है तो प्रदेश हमारा, हमारे प्रदेश की जनता का पैसा आप पूछ रहे हैं हेलीकॉप्टर में, आप दूसरे प्रदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं। अपने देश में मर्डर हो रहा है, अपने प्रदेश में मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है, कहीं कोई मतलब नहीं है आपको, कहीं संज्ञान नहीं लेना आपने। आपने तो बिल्कुल तमाशा कर ये शासन का मजाक उड़ाने वाला। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रंजीत साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कमाल है, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, जेल के अंदर मर्डर हो रहे थे। रंजीत साहब, क्या सरकार में तो अधिकारी कार्रवाई न करना ये भी एक तरह से दर्शाता है कि सभी पार्टियों को ऐसे नेता पसंद होते हैं जो थोड़े से दबंग भी हो, थोड़े से बेकाबू भी हो, क्योंकि आखिर में फिर चंदा की बात भी होती है, क्राउड मैनेजमेंट की बात भी होती है, और उनको खुश करके वापस घर में आता है। और बहुत सारे ऐसे बाहुबली नेता जो लगातार जीतते आए हैं वो भी एक तरह से मिसाल के तौर पे देखे जाते हैं कि आपके पास जितना दमखम होगा, आप जितने विवादित होंगे, आप उतनी भीड़ ला सकते हैं, आप उतना चंदा दे सकते हैं, तो फिर ऐसे लोग भी स्वीकार हैं। रंजीत साहब, ये प्रश्न किससे पूछा गया? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने हर दौर की राजनीति में देखा, हर सरकार में देखा, हर राजनीतिक दल के साथ देखा है, जिसमें एक किस्म का मोह होता है कि ऐसे नेता जो अपने इलाके में दबंग हैं उनको अपने से जोड़ लिया जाए तो उस सीट की गारंटी हो जाती है या उसके आसपास की गारंटी हो जाती है। और दरअसल ये इसका जो लोभ होता है ना कि अगर इसके जरिए हमें सत्ता के करीब तक पहुंचा जा सके, तो इस लोभ को बड़े बड़े नेता भी नहीं छोड़ पाते हैं। मुझे एक वाकया याद पड़ता है, जब उत्तर प्रदेश में एक मिलीजुली सरकार बनी थी करीब 2 दशक पहले, तब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था, उसको सही ठहराते हुए कि आपद धर्म का पालन किया गया है जी। तो ऐसी घटनाओं को सही ठहराने के लिए अलग अलग शब्दावलियां भी ढूंढ ली जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित थी। ये बीमारी लगभग हर पार्टी के साथ आती जाती रहती है। कभी कभी हम लोगों ने कुछ वाकये देखे, जैसे 2012 के चुनाव के पहले हमने देखा कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों को न शामिल करने का फैसला किया, तो उनकी पार्टी के अंदर से ही कई लोगों को ये नाराजगी थी कि साहब आप इस तरीके की राजनीति करें, हम वो सीट हार जाएंगे। लेकिन इस तरीके के प्रयास यदा कदा आते हैं राजनीति में। मोटे तौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई कहीं प्रभावशाली है तो हम उसको अपना टिकट दे दें और वो जीत करके हमें दे देगा। ये लोभ एक रहता है, एक लालच आप कह सकते हैं रहता है, भले ही उस व्यक्ति की जो राजनीति है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उससे उस पार्टी का कोई वास्ता ना हो। ऐसा नहीं होता है कि उस पार्टी ने आत्मसात कर लिया हो उस खास व्यक्ति की दबंग छवि को, लेकिन एक सीट या उसके आसपास की सीटों पर सफलता की गारंटी माने जाने की जो एक प्रवृत्ति है, और ये खतरा दरअसल राजनीतिक दलों को उठाना पड़ेगा कि हमें अगर ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखना है तो पार्टियों के नेतृत्व को यह फैसला करना होगा कि हमें ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना है। लेकिन सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये बड़ा सवाल है, और ये घंटी कोई बांधने के लिए तैयार नहीं होता, और इसलिए ये ऐसे लोग राजनीति में आते रहते हैं। अशरफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे सर, मैं बिल्कुल इनकी बात से मुत्तफिक हूं, हमारे जो पॉलिटिकल वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक एनालिसिस जो है रंजीत साहब। लेकिन देखिए, सवाल यहां ये नहीं हो रहा है कि आप माफिया को टिकट दिए रहे। ये श्याम बिहारी साहब प्रोफेसर हैं और ये अपनी जनता को इस तरह की बात करना है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। ये कोई आम विधायकों की तरह नहीं साहब के बहुत माफिया है, उनकी फितरत में है इस तरह की बातें करना। सवाल यह है कि इसके लिए इतनी आसानी से इसको इग्नोर करके या ये कह के काम नहीं चलेगा कि सापा में ये था, बसपा में ये था, फला जगह ये था। आप अपने को दूसरों से डिफरेंट पार्टी कहते हैं तो किस बात के लिए कहते हैं? अगर यही सब आपके यहां होना है तो ये मिसाल लग रही है कि जब आपका इस तरह का पढ़ा लिखा विधायक इस तरह की हरकत अपनी जनता के साथ करता है तो इससे बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आ रही है कि आमतौर पर यही हो रहा है। चूंकि 2 लोग ऑन कैमरा कैच हो गए इसलिए ये बात नजर आ रही है। तो ये टेंडेंसी इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर गौर करने की जरूरत है, और मैं चाहूंगा कि आपको एक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, निंदा उंदा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी समझती है कि निंदा करने का मतलब क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो उनको आप सैक करिए, कम से कम एक मैसेज दीजिए, वरना ये मान लीजिए कि हम भी दूसरों की तरह हैं और हमारे यहां सिर्फ कहना और है और करना और है। तो मैंने पहले वाले नहीं सुधरेंगे, दूसरे वाले सुधरने चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। मनोज काका साहब, आप सुधरेंगे? क्योंकि आपको यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे।
देखिए, रंजीव सर ने एक बात कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो बात कही इसको पूरा देश जानता है और मैं समझता हूं कि हरीश भाई भी अच्छी बखूबी जानते होंगे कि हमारे दल में विगत चुनाव के समय बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आपराधिक छवि के थे, जो हमारी पार्टी में और दल में शामिल होना चाहते थे। रंजीव सर ने अच्छी बात कही कि कभी कभी ऐसा होता है कि जनमानस अपराधियों का किसी उनके प्रलोभन में थोड़ा बहुत, जो लोग कम समझदार हैं, मैं कह सकता हूं कि उनके समर्थक होते हैं। ऐसे बड़े लोगों को उनका नाम लेना मैं सर मुनासिब नहीं समझूंगा भाई साहब, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी ने शुचिता का परिचय देते हुए भी उनसे दूरी बनाए रखने का काम किया विगत कई चुनावों में, तो मैं कह सकता हूं कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसको पूरा देश और मैं सर समझता हूं कि आप भी जानते होंगे। और मैं इस बात का हमेशा अपने सिद्धांत में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में अपराधियों से दूरी रखने का काम और गलत लोगों से दूरी रखने का काम किसी ने किया तो मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी ने किया। दूसरी बात मैं हरीश सर को बताना चाहूंगा, हरीश जी को, कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर किसी दल में हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, ये पढ़ लेंगे, पढ़े लिखे विद्वत एवं विद्वान साथी हैं, सबसे ज्यादा इनकी बौद्धिक क्षमता होती है। आप पढ़ लीजिएगा हरीश भाई, अगर मैं गलत रहूंगा तो आप जो सजा देंगे मैं उसे भुगतने को तैयार हूं। मैं ये बड़े चैनल पे और दावे के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के लोग अगर किसी राजनीतिक दल में हैं तो वो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा अगर किसी दल में भ्रष्टाचार के पैसे का आगमन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारियों का पैसा कहीं आया है तो वो हरीश भाई के दल में आया है 92.5%। और बता दूं इनको, सबसे ज्यादा असेंबली में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एडीआर की रिपोर्ट है, ये पढ़ लेंगे, विद्वान साथी हैं हरीश भाई, काफी विद्वान है, सबसे ज्यादा इनके में है। तो जब ये इनका शीर्ष नेतृत्व ही और ये लोग ही स्वयं, जब ये लोग चुनाव जीतने के लिए, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी इस समय न लोकतंत्र की प्रहरी है न संविधान की रक्षक है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता लोलुपता इतना है हरीश जैसे भाई को कि ये मोदी की चाटुकारिता करने में मोदी जी के लिए कुछ भी कर देंगे। अरे हरीश भाई, आम जनमानस की भी बात मानिए। जिस जनता ने आपको चुना, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा कि लोकशाही की परिभाषा यह होती है कि यह जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। वही जनता जब आपसे सवाल कर रही है तो आपको तो बहुत विनम्र होकर आपके माननीय विधायक जी को यह कहना चाहिए था कि नहीं, इस समस्या का निराकरण करेंगे। खान साहब ने एक अच्छी बात कही, ठीक है काका साहब, सर एक मिनट सर, मैं खत्म कर रहा हूं, आपका हो गया। खान साहब ने अच्छी बात कही कि उससे यह भी पोल खुल रहा है कि जमीन पे कहीं विकास नहीं हुआ, नहीं तो जनता आपसे सवाल नहीं करती। ठीक है श्रीवास्तव जी, ये भाषण देने का मंच नहीं, जवाब ले लीजिए, आरोप ही मत लगाइए, जवाब भी ले लीजिए। हमने कहा कि हमने ये भी पढ़ा है। आप हरीश भाई हमको मंच समझाएंगे, मैं एक साधारण गरीब का बेटा हूँ, आपसे भाषण भी हमने ज्यादा दिया है, जारी कर रहे हैं आपसे गांव की, गरीब की, किसान की समझ भी ज्यादा है। ठीक है काका साहब, मैं खेती भी करता हूँ, ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं भी उसी गाँव गरीब किसान में से हूँ, मैं समझता हूँ भाषण भी आपसे बेहतर हम से मैं भी हूँ, मैं कोई विशिष्ट अति विशिष्ट लोगों में नहीं हूँ, ठीक है, किसी नेता का पुत्र नहीं हूँ, लेकिन वो आप हमें सिखा रहे हैं साहब, आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप सवालों का जवाब दीजिए ना। के खिलाफ क्या क्या आरोप थे जिनको वो कैबिनेट में भी रखे थे, अपने साथ लेकर के घूमते थे, उसकी भी जरा जांच कर लेते हैं। प्रजापति आप जो है सरकार में जेल पहले अभी हमारे विवादित अशरफ साहब भी आरोप लगा रहे थे, जनता के साथ जिनके जो आज अध्यक्ष हैं, इटावा में दरोगा को चाटा मारे थे सरकार में प्रजापति को, ये अपने को पाक दामन बताइए, आप ये अपने को पाक दामन बताइए, लेकिन आप उसे पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं। गलत है, आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? चेहरे से हटा लें, आप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अपने दामन में बिछा के, जो गलत है वो गलत है। मैं गलत को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, और गलत के खिलाफ
गलत के खिलाफ हमारी पार्टी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। चलिए मुझको जवाब लेकिन जो लोग केवल दूसरे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा वो अपने भी दामन में झांक लें कि उनका दामन भी कैसा। चलिए मुझे जवाब दे दीजिए, मैं आप ही को नहीं दे रहा हूँ। अरे जवाब मुझे और दे दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में चला है का मामला, मनोज काका को मुझे जवाब दे। काका जी जरा वो भी देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, दूसरे पे ही सवाल न खड़े करिए। मुझे मनोज काका पे भी जवाब देना है। अच्छा आप ये बताइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कितने मुकदमे हैं? एक ना है, और आपके योगी जी पे कितने हैं ये बता दीजिए। अभी आपने वापस दिया है। ऐसा नहीं है। जिन नेताओं की ये बात कर रहे हैं, एक मिनट केसेस थे वो भी देख। अरे हरीश जी मेरी बात सुनिए, आपराधिक मुकदमे थे। अरे बात तो सुने, मैं इनको मिसाल दे रहा हूं। मनोज काका बोल रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी बिल्कुल डिफरेंट छवि के आदमी थे, उन्होंने आपराधिक छवि को लोगों को दूर रखा। पहली बात, नाम आपने भी नहीं लिया इसलिए मैं भी नहीं ले रहा हूं। जिसको उन्होंने दूर रखा उसको आपकी साथी पार्टी बीएसपी ने गले लगा रखा है और आप उनके चुनाव में उनकी मदद करेंगे। अब रहा सवाल कि उसी सरकार के अंदर अभय सिंह जैसे और राजा भैया जैसे लोग भी आपकी पार्टी में शामिल थे, तो ये मत कहिए आप सिलेक्टिव थे कि कौन जो है क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है, उसके हिसाब से और कौन फायदेमंद क्रिमिनल है। बिल्कुल गलत है कि अखिलेश यादव जी उससे बिल्कुल दूर थे। जी यही मैंने मिसाल दी, इसलिए मैं इनको लेके आया। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बात बोलिए तो बोलते टाइम जरूर ध्यान रखिए कि दामन पे दाग तो सभी के हैं, लेकिन जवाब आज देना है बीजेपी को। ठीक है, और बीजेपी इससे बच रही है। बीजेपी नहीं बच रही है, आप क्लियर कट बच रहे हैं। नहीं आप श्रीवास्तव साहब, अब हम आखिरी दौर में बच रहे हैं। आप श्रीवास्तव साहब अब आप एक दो सवालों का जवाब दीजिए जरा सीधा सीधा। आप वादा करिए चैनल पे, ठीक है आप वादा करिए कि श्रीवास्तव साहब निष्कासित कर दिए जाएंगे। चीजों का बहुत सीधा सीधा जवाब मुझे चाहिए। आप और वो ये है कि जो चर्चा का लब्बो लबाब है वो ये कि आप जब सत्ता में आए तो आप ये दिखा के आए कि गुंडागर्दी का माहौल प्रदेश में है, और इसके बाद उस बदलाव के स्वरूप में आपको सत्ता की चाबी दी और बड़े दम के साथ जनता ने दी। तो बदलाव क्या हुआ वो ये पूछेगी जनता आपसे। बदलाव ये क्या हुआ कि हम सवाल पूछेंगे तो नेता हमको धमकाने लगेंगे, विधायक हमको धमकाने लगेंगे, डॉक्टर के साथ नोकझोंक होगी तो उसको चाटे पड़ेंगे, दरोगा के सिर में बंदूक की बट पड़ेगी। क्या इस बदलाव के लिए आपको सत्ता में बिठाया था जनता ने, और क्या उम्मीद करे आपसे? मैंने पहले ही उसकी निंदा की जी, और हमारा नेतृत्व ऐसे तत्वों को पार्टी से बाहर भी करेगा। लेकिन मैं ये कह के जाऊं कि मैं कल बाहर कर रहा हूं, मैं पार्टी को हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, बात तो करिए आप, बोलिए इसको। मेरा नेतृत्व जो है उनको बाहर भी करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन भी लेगा, और वो पार्टी की सदस्यता से भी बाहर होंगे ऐसे लोग। लेकिन ये हमारे पार्टी में आपकी पार्टी की तरह से कोई एक मैन वन मैन पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, अनुशासन समिति है, सम्यक ढंग से उसकी जांच करके जिन लोगों के खिलाफ आरोप है उनको बाहर करेंगे। अरे अब हॉस्पिटल खान साहब, अरे आप खान साहब क्या बात करते हो? एक आदमी आपकी पार्टी का डिक्टेटर है और वही सब कुछ है। आप अपनी तुलना भारतीय जनता पार्टी से मत करिए। आप तो जानते हैं कि पार्टी में आपके कार्यकर्ताओं क्या हैसियत है। मैं तो यहाँ ये कह के जा रहा हूँ कि पार्टी नेतृत्व उनको बाहर करेगा। ठीक है, तो श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे और सामूहिक निर्णय होगा। हम भी उम्मीद करेंगे कि या तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाएं, और अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो फिर मिसाल भी पेश होनी चाहिए। पार्टी विद अ डिफरेंस, कार्रवाई में भी पार्टी विद अ डिफरेंस नजर आए, तब तो जनता को समझ में आए कि उन्होंने जो बदलाव किया था वो ठीक ठाक है या फिर सब एक ही तरह की पार्टियां हैं। ये भी जनता सामने देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।